नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। आजकल एक फिल्म आई हुई है द कश्मीर फाइल्स। इसके बारे में अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं। सबके अपने अपने विचार हैं। कोई पॉजिटिव में कह रहा है, कोई नेगेटिव में कह रहा है, कोई कुछ भी नहीं कह रहा है तो भी बहुत कुछ कह रहा है। सबके अपने अपने व्यूज़ हैं और सबको स्वतंत्रता है अपने विचारों को रखने की। आप माने या ना माने ये आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें एक बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि लोगों ने एक बात को बड़ा कॉमनली कहा कि इसमें इतिहास को बदल दिया गया, सच्चाई को छुपाया गया। मैं इस फिल्म के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस भारत की स्वतंत्रता स्वाधीनता के संग्राम के दौरान कई ऐसे परिवार थे जिनके क्रांतिकारियों ने देश के प्रति वीर गति प्राप्त की, अपना बलिदान दिया, कुर्बानी दी। उनका नाम कहीं भी नहीं है। ये उनके साथ थोड़ा सा अन्याय है। उन परिवारों के साथ जो अपने बच्चों की वजह से दिक्कतें में आए होंगे, परेशानियों में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया होगा, उनको पेट्रोल पंप वगैरह कुछ नहीं चाहिए। कम से कम इतना चाहिए कि जिन बच्चों ने देश के लिए कुर्बानी दी, कम से कम उनके नाम पे एक श्रद्धांजलि बन जाए। इसी नाम से बन जाए कि जितने अनगिनत लोग हैं उन सबको सम्मानित किया जाए। एक ही बार में सबको, एक ही वाउचर में सबको कवर कर लिया जाए। कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने बाबा का जिक्र करना चाहूँगा। मेरे ग्रैंडफादर एडवोकेट श्री महेश प्रसाद सक्सेना लखनऊ में एक अच्छे अधिवक्ता थे, वकील थे। सराय मालिका में उनकी अपनी एक जायदाद थी, कोठी थी और बहुत अच्छे वकील थे। काकोरी रेल डकैती के जो भी क्रांतिकारी थे उनके पैरवी के लिए आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी के कहने पे मेरे बाबा ने पैरवी की थी। ये बात मेरी दादी ने बताई थी, जो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है। ना ही मेरे बाबा हैं जो इस बात को प्रमाणित करें कि इसमें कितनी सच्चाई है। सुभाष चंद्र बोस हों, भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, मेरे बाबा हों, इस वक्त इनमें से कोई भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है जो इस बात को प्रमाणित करे कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। और मेरे पास भी ऐसा कोई आधार नहीं है मैं प्रमाणित कर सकूं। मेरी दादी ने कहा था जब मेरे को बचपन में वो कहानी सुनाती थी। मेरे बाबा ने 1931 में महात्मा गांधी के साथ लखनऊ में नमक आंदोलन में अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी थी और महात्मा गांधी और मेरे बाबा एक साथ नैनीताल जेल में रखे गए थे। ये भी मेरी दादी ने मेरे को बताया। 1931 में गिरफ्तार हुए और मेरे बाबा को, जाहिर सी बात है, उग्र रहे होंगे, समझौता नहीं करते होंगे, काकोरी रेल डकैती का भी नाम उनके साथ जुड़ा हुआ होगा। कि ये वकील है क्रांतिकारियों का और क्रांतिकारियों के पक्ष को कमज़ोर करने के लिए इनको वहाँ से हटा दिया गया होगा कि ये वकील कम हो जाएगा। उनके खाने में विष मिला के उनकी हत्या कर दी उस समय की अंग्रेज सरकार ने। जब उनका शरीर आया तो नीले रंग का था, ये भी मेरी दादी ने बताया। उस समय झूठ बोलने की कितनी परंपरा रही होगी मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि उस सच्चाई का ज़माना था, लोग सच बोलते थे। उतना कलयुग नहीं आया था उस वक्त जैसा कि आज है। आज झूठ को ही सच बोला जाता है। और जिस वक्त मेरे ग्रैंडफादर का पार्थिव शरीर आया था उस समय मेरे फादर की आयु सिर्फ 4 वर्ष की थी। उनको कुछ नहीं पता। जो उनकी बग्घी थी,
बाबा की, जो वकालत के लिए जाते थे कचहरी, उस बग्घी का जो साइज था, भरोसे उनका नाम था, उन्होंने मेरे फादर को गोद में उठा के कंधा दिला दिया था कि अरे कंधा तो दे लो। मेरे फादर उस समय शायद गुड़ के लिए जिद कर रहे थे, मचल रहे थे, रो रहे थे, और मेरे फादर ने भरोसे का ये एहसान जिंदगी भर याद रखा और सराय मालिका की जो भी संपत्ति थी उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा भरोसे को दे दिया कि मेरी ओर से ये आपके लिए एक नमस्ते है कि आपने मेरे को, मेरे पिताजी को कंधा दिलाने में सहायता की थी। वकालत का परिवार, मेरे बाबा और उनके सारे पीढ़ियां वकालत करते थे। जाहिर सी बात है, जो एक खानदानी व्यापार होता है वो अपने बच्चों के हाथ में आता है, लेकिन कुछ अंग्रेज सरकार की साजिश रही होगी, क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कुछ जानकारी तो है नहीं। 1932 में डेथ हुई थी, आज़ादी से 15 साल पहले। इतिहास तो अंग्रेजों का ही हाथ में था, जैसा वो चाहेंगे वैसे ही लिखवाएंगे, और जाहिर सी बात है इतिहास हमेशा अपने फेवर में ही लिखवाया जाता है। जब भी हम कोई कमेंट्स देते हैं तो अपने फेवर में ही देते हैं, जब भी हम कोई मेल लिखते हैं तो अपने को डिफेंड करते हुए ही लिखते हैं कि हमारे ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, और हमको अगर लगता है कि हमारी कहीं पे वीकनेस है तो हम उसको कवर करने के लिए और ज़्यादा प्रोटेक्शन लगा देते हैं अपनी मेल के अंदर। तो ये पॉसिबल है, संभव है, इसमें कुछ नहीं है। और जो हकीकत है वो जो परमात्मा चाहेंगे तो अपने आप निकल कर सामने आ जाएगी, नहीं तो ये वीडियो जो है यूट्यूब में जाएगी, खो जाएगी। हाँ, अगर ईश्वर की कुछ मर्जी है तो यही वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी जो या तो मेरी गलतफहमी को दूर कर देगा, फिर मैं सॉरी का वीडियो बना दूंगा, या कुछ सच्ची बात निकल के आ जाएगी जिससे मेरे को भी पता चल जाएगा ऐसा भी कुछ है। श्री हेमवती नंदन बहुगुणा आखिरी राजनायक थे, आखिरी राजनेता थे जिन्होंने मेरे बाबा की फोटो को दीवार पे टंगे हुए पहचाना कि अरे ये तो महेश बाबू की फोटो है। इसका भी मैं आपको उल्लेख बता देता हूँ। बुलंदबाग में मेरे ताऊ जी का मकान, बुलंदबाग में उनके मकान के सामने, बुलंदबाग लखनऊ में, जो ये सिटी स्टेशन के पास पड़ता है, छोटी लाइन का जो स्टेशन है वहाँ पे, क्रिश्चियन कॉलेज के नज़दीक, वहाँ पे जो पार्क है उस पार्क में बहुगुणा जी का आगमन हुआ था, और मेरे ताऊ जी के मकान में उनके लिए जलपान की व्यवस्था थी, और दीवार के ऊपर बाबा जी की फ़ोटो टंगी हुई थी, जो फ़ोटो अभी आपने टाइटल में देखी। उनको देख के उन्होंने बोला, बहुगुणा जी ने, कि अरे ये तो महेश बाबू की फ़ोटो है। तो मेरे ताऊ जी ने बोला कि हाँ ये मेरे पिताजी हैं। तो वो एक लास्ट व्यक्ति थे जिन्होंने पहचाना, और पहचान के ये कन्फर्म कर दिया कि महेश बाबू कोई छोटे मोटे चीज़ नहीं थे, राजनीति के अंदर और क्रांतिकारी के अंदर उनका अपना एक अच्छा योगदान रहा है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनको नमन करता हूँ। मुझको इस बात का गर्व महसूस होता है कि मैं उस पीढ़ी का वंशज हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन दान दिया, बच्चों को लावारिस सा छोड़ दिया क्योंकि बाद में किसी ने कदर नहीं की। जो वकालत का धंधा था, धंधा तो गलत शब्द है, जो वकालत का बिजनेस था, व्यापार था, हमारे घर में कोई भी वकील नहीं बना। ये धंधा गया कहाँ? मेरे बाबा के एक जूनियर असिस्टेंट वकील थे, श्री मोहनलाल सक्सेना, जो नेहरू जी की पहली जो मिनिस्ट्री थी उसके अंदर मंत्री भी थे। उसका फोटो भी अभी आपको मैं दिखा दूंगा। उसमें मैंने अपने कमेंट्स भी लिखे हैं। और मोहनलाल सक्सेना लखनऊ के ही थे। जब आप लखनऊ से रायबरेली की तरफ जाते हैं तो एक स्टेशन पड़ता है मोहनलालगंज, वो वहाँ के रहने वाले थे, और ये स्टेशन का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा है, मोहनलालगंज। ये हमारे पास नहीं आया। मेरे जो ताऊ जी थे उनको इंश्योरेंस में कहीं नौकरी करके अपने परिवार का, मेरे फादर वगैरह का पेट पालना पड़ा। मकान था, मकान में उसमें जो बीम होती थी, तो पेड़ों के बड़े बड़े मोटे मोटे तने हुआ करते थे, उस तने को बेच बेच के 6-6 महीने का राशन आता था। ये सारी कहानियाँ मैंने सुनी हुई हैं दादी से। मेरे को तब तो समझ में नहीं आता था, लेकिन मेरी मेमोरी कुछ ईश्वर की कृपा से अच्छी है, या ईश्वर ने इन सारी मेमोरीज को संजो के शायद इसीलिए रखा था
कि मैं आज ये YouTube का वीडियो बना के अपने बाबा को श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर सकूं। मुझको नहीं पता वो किस तिथि को गए थे, लेकिन हाँ इतना पता है कि दादी को बाबा की कुछ पेंशन आया करती थी, जो फ्रीडम फाइटर्स वाली पेंशन आती थी। कितनी आती थी, कब बंद हुई, कहाँ गई, मेरे को उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे फादर इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कि उनको पेंशन मिले या इस बात की कोई चीज़ ली जाए। गर्व तो होता है, बुरा भी लगता है कि जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, उनके परिवारों ने उनके बाद कितनी दिक्कतें झेली। इस वीडियो के माध्यम से अगर मेरी बात सरकार तक पहुंचती है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कृपया एक इस प्रकार का स्टेटमेंट दे दिया जाए, हो सकता है आपने दिया भी हो, मैंने ना सुना हो, कि जितने भी ऐसे छुपे हुए क्रांतिकारी हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुए, उनके परिवारों के सुध लेने के लिए एक मीठा बयान ही जारी कर दिया जाए ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, थोड़ा सा इमोशनल सा हो रहा हूँ। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।